हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनेट इम्यूनिटी विच इज़ अ टॉपिक ऑफ क्लास 12 चैप्टर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी, जिसमें इनेट इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड वीडियोज़। फ्लो डायग्राम से आपको WBC के डिफरेंट टाइप समझ में आएंगे। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज, जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी, और मैं हूँ शीलू पचौरी। इम्यूनिटी को अगर हम एकदम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी का वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसी भी बाहर के आने वाले पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में एंटर करने से रोकता है बाय किलिंग दीज ऑर्गेनिजम्स या फिर प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। ये हम सबको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। दे आर यूबिक्विटस एंड दे आर प्रेजेंट इन द फूड, एयर, वाटर, एवरीवेयर। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे हमारे इंडिया में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बाहर से आने वाले टेररिस्ट को इंडिया में आने से रोकते हैं। वैसे ही इम्यूनिटी भी बाहर से आने वाली किसी भी हार्मफुल चीज को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। वी कैन डिफाइन इम्यूनिटी एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेसिस्ट एंड टू डिफेंड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एनी फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी में एंटर करके डिजीज कॉज कर सकते हैं, उन सबको रोकने का काम करेगी इम्यूनिटी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी was believed to be started by Edward Jenner in 1790। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप की, और ये जो वैक्सीन हम यूज करते हैं ये बिल्कुल हमारे इम्यूनिटी पर ही बेस्ड है। There is one more scientist named Emil von Behring। इनको 1901 में नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किए एंटीबॉडीज। इन्होंने बताया कि एंटीबॉडीज बिल्कुल वेपन्स की तरह काम करती हैं। अब सोल्जर्स क्या यूज करते हैं? गन यूज करते हैं। वैसे ही इम्यूनिटी क्या यूज करती है? दे यूज एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ pathogenic organisms. Emil von Behring is also known as father of immunology. This is a very important question. It can come for 1 marks. Now इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम समझ लेते हैं ताकि हमें चैप्टर समझना इजी हो जाए। जैसे कि एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन है कोई भी पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, दैट इज एंटीजन। पर ज़रूरी नहीं है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी बाहर की चीज़, डस्ट हो सकता है, पोलन ग्रेन, केमिकल्स, एनीथिंग विच इज एंटरिंग आवर बॉडी एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसको हम कहेंगे एंटीजेंस। मोस्टली ये एंटीजेंस बनते हैं प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड से। अभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स या पॉलीसैकेराइड्स बैक्टीरिया के सेल वॉल प्रेजेंट होगा। जैसे बैक्टीरिया इसके आउटर लेयर पे प्रेजेंट होगा, सिमिलरली वायरस के कोट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब कोट्स कहाँ होता है? ये जो ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज अ कोट ऑफ वायरस, जहां पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जो हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। इसके अलावा कुछ पोलन ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड, टिश्यू या ऑर्गन भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब वो एंटीजन की तरह काम कर सकता है। और कुछ केमिकल्स भी जब हमारी बॉडी में आते हैं तो इम्यूनिटी को रेजिस्ट करने का काम करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन। सो एंटीजन इन शॉर्ट क्या है? एनी फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एंटर कर रही है। अब ये क्या करेगी? ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी। अब इम्यून सिस्टम क्या है? डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ये एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा। ये एंटीबॉडीज वेपन्स हैं जो प्रोटीन से बने हैं, और ये एंटीजेंस को रोकेंगे, किल करेंगे, ताकि वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज ना कर सकें। एंटीजेंस की वो एबिलिटी कि वो किस लेवल तक हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं antigenicity. So antigenicity is the ability of the antigen to stimulate immune system or to stimulate the production of antibodies. इतनी चीजें क्लियर हो गई। एंटीजन है फॉरेन सब्सटेंस, इम्यून सिस्टम है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, और एंटीबॉडीज क्या है? वेपन्स हैं जिसके थ्रू
हमारी इम्यून सिस्टम बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजेंस को रोक रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्यूनिटी के भी अब डिफरेंट टाइप्स हैं, उन्हें एक-एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इन्नेट इम्यूनिटी। अब इन्नेट का मतलब होता है बाय बर्थ। तो वो इम्यूनिटी जो हमारे पैदा होने के साथ हमारे पास होगी, दैट इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी। एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब कुछ अचीव करना। तो जो हमने एक्वायर किया ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इन्नेट इम्यूनिटी को समझे, तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही काम नहीं करेगी, बल्कि एक वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब को बॉडी में एंटर करने से रोकती है। इसके अलावा ये हमारे बर्थ के साथ ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी। जब हम पैदा हुए तब हमारे साथ ये इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं, हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। और इन सब का काम है फॉरेन एजेंट्स को हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकना। नाउ इट इंक्लूड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, जिसमें है द फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्किन। आप सबको पता है स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है और बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पैथोजेंस को बॉडी में एंटर करने से रोकती है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। और म्यूकस मेम्ब्रेन covers the respiratory tract, gastrointestinal and urinogenital tract of the human beings. अब है क्या ये म्यूकस मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सॉफ्ट टिश्यू जो इन सारे एपिथेलियल लेयर्स में प्रेजेंट होंगी, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। देन अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें, तो हमारे स्टमक में एचसीएल और स्टमक की लाइनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है म्यूकस की ये मेम्ब्रेन, जो इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने का काम करती है। सिमिलरली यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग्स में भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी और ये सब क्या करेंगी? दे विल ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल एंड दे प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर द बॉडी। ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म हैं, पर हर पैथोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब को क्रॉस करते हुए और अंदर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आती है हमारी सेकेंड बैरियर, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। हमारी बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे फ्लूइड फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, सच एज स्वेट। स्वेट में प्रेजेंट होता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकते हैं एंड दे प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। इसके बाद हमारे टीयर्स और सलाइवा में प्रेजेंट होता है लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। आफ्टर दैट हमारे स्टमक में प्रेजेंट एचसीएल भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनका पीएच होता है 1.5 से 3 पीएच, विच इज एसिडिक, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एंड दे एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। कैसे होगा? जैसे ही हमें फीवर होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का पर्पस ही यही है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं, पर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। सो दीज वर द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड वन इज सेल्यूलर बैरियर। इसको समझने से पहले एक बार हम डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं एंड ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो के स्टेम सेल्स में। इनका मेन काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इतना हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी देना। अब वो कैसे देते हैं? देखिए, डब्ल्यूबीसी मेनली 2 टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट एंड ए ग्रैन्युलर या फिर नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। जो ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स हैं इनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो नोन एज PMNLs। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट को ही हम PMN
LS कहते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इसके पास जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अगर आप इस इमेज में देखें, यहाँ पर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, इन सब की न्यूक्लियस आपको डिफरेंट शेप्स के और लोब्स में दिख रहे होंगे। So that is the only reason why we call them polymorphonuclear leukocytes. Now ये जो granular leukocytes होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स, जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, ग्रैन्युलोसाइट्स एंजाइम्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। Now these granulocytes are of three different types. First one is neutrophil, second is eosinophil and the third is basophil. जो न्यूट्रोफिल हैं, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ग्रैनुलर इन द ल्यूकोसाइट्स, जिसका कंपोजिशन है अराउंड 40 से 60%। इनका मेन काम है बैक्टीरियाज को किल करना बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब वो बैक्टीरियाज को इंगल्फ करते हैं और उसे किल करते हैं। नाउ द सेकंड इज इओसिनोफिल, जिसका कंपोजिशन है 1 से 3%। देखिए, इओसिनोफिल हर इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट होता है, स्पेशली एलर्जीज में। इओसिनोफिल अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब या तो पैरासिटिक इन्फेक्शन बॉडी में है या फिर कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इओसिनोफिल हाई होना इज नॉट अ गुड साइन, इट मीन्स कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज बेसोफिल। बेसोफिल हमारे टोटल ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट का 0 से 1% होगा। ये एलर्जिक रिएक्शंस में हिस्टामाइंस को रिलीज करते हैं और ये हिस्टामाइन हमारी बॉडी में प्रेजेंट एलर्जेंस को रिमूव करने का काम करेंगे। सो द मेन फंक्शन ऑफ बेसोफिल इज टू सिक्रीट हिस्टामाइन। बिसाइड्स दैट बेसोफिल एक और चीज सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है हेपरिन, और ये हेपरिन एक ब्लड थिनर की तरह काम करेगा। ब्लड थिनर है मतलब ब्लड को थिन करेगा और ब्लड क्लॉटिंग से हमें बचाती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ WBC इज नॉन ग्रैन्युलर या फिर मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं इसको। अब इसको मोनोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस है जो काफ़ी बड़ा है। बिसाइड्स दैट इसके पास कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है। दैट्स व्हाई दे कॉल एज ए ग्रैन्युलर एंड मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यहीं से एक मार्क्स के क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। Now these mononuclear leukocytes are of two types, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes, they produce a specific immune response by secreting B lymphocyte, T lymphocyte and natural killer cells. B और T lymphocyte हम acquired immunity में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इनेट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे तब वी विल डिस्कस अबाउट द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अभी हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल्स की, कि नेचुरल किलर सेल्स इजीली किसी भी इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल को हम शॉर्ट में NK सेल्स भी कहते हैं, तो कहीं अगर NK दिखेगा, डोंट गेट कंफ्यूज, दैट मीन्स इट इज अ नेचुरल किलर। देखिए, नेचुरल किलर सेल्स में साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज होती हैं। इट शोज साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। तो जब भी नेचुरल किलर सेल किसी इन्फेक्टेड सेल से एनकाउंटर होंगे, दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स नेम्ड परफोरिन्स एंड ग्रैंजाइम्स। इनके साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन सिक्रीट होते हैं और ये परफोरिन्स जाकर इन्फेक्टेड सेल्स की सेल वॉल पर अटैच हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट दे परफोरेट द सेल वॉल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ये सेल वॉल पर छेद कर देंगे, जिसकी वजह से अब जो ग्रैंजाइम सिक्रीट हुए हैं बाय द नेचुरल किलर सेल्स, वो इस माइक्रोब के अंदर एंटर करेंगे थ्रू द पोर्स व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय परफोरेट्स। They'll enter the cell and they will make the cell to undergo apoptosis. Now what is this apoptosis? इसका मतलब सेल अपने आप को किल कर देगा। Now there are two terms, apoptosis and lysis. देखिए, lysis apoptosis से कैसे डिफरेंट है? जब lysis होता है सेल का, तो इसके अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है, जब वो सेल बस्ट होगा तो चांसेस है कि ये वायरस जाकर अपने नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइसिस में वायरस जाकर दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, पर जब एपोटोसिस होगा तो इसके अंदर जितने भी वायरस प्रेजेंट होंगे, इन सारे वायरसेस का भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो मर जाएंगे और वो एडजेसेंट सेल्स या फिर नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे।
दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइसिस एंड एपोटोसिस। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करेंगे, दे विल प्रमोट एपोटोसिस ऑफ द सेल, ताकि ये वायरस अब दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट ना करें। द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स आर मोनोसाइट्स। ये हमारे टोटल WBC का 2 से 10% ऑफ मोनोसाइट्स होगा। These monocytes fight against bacterial, viral and fungal infection। और ये दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का काम है ये फेगोसाइटोसिस शो करेंगे। दैट मीन्स जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आएगा ये सेल उसको इंगल्फ करके किल कर देंगे। After that, the second is dendrite, which is known as antigen presenting cell. In short, it is also known as APS। डेंड्रिटिक सेल्स क्या है, APS। सो इट इज ऑल अबाउट WBC। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक रिफर करके ये पूरा कंक्लूजन निकाला है। ठीक है, WBC दो मेन टाइप के हैं, ग्रैन्युलर एंड नॉन ग्रैन्युलर। अब ग्रैन्युलर में देर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। नॉन ग्रैन्युलर में 2 कैटेगरीज होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स में है B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट नेचुरल किलर, मोनोसाइट्स के मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट्स। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट तरीकों से। तो चलिए वापस आते हैं NCERT के पेज में जहां पर इन्होंने डिस्कस किए हैं सेल्यूलर बैरियर्स। तो अब जितने भी टर्म्स थे लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, दीज आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा। मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट WBC। नेचुरल किलर्स कैसे काम करते हैं, परफोरिन सिक्रीट करते हैं, सेल्स को परफोरेट करते हैं, सेल्स बस्ट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मैक्रोफेजेस कि कैसे ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने का काम करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन्स बैरियर मोस्टली वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इंटरफेरॉन्स को रिलीज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइटोकाइन बैरियर्स में हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की। ये मोस्टली वायरसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इंटरफेरॉन मतलब ये इंटरफेयर करेगा वायरस के रेप्लिकेशन के साथ, वायरस को रेप्लिकेट नहीं होने देता एंड दैट इज हाउ इट किल्स द वायरसेस। हमारी बॉडी में जब भी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये है वायरसेस। इससे ये वाला सेल इन्फेक्ट हो गया तो इसने क्या किया, अब इसने कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू किए और इनको रिलीज किया बाहर, जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स बाहर जाएंगे और आसपास के सेल्स को सिग्नल देंगे कि वो अपने एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दें। इसके लिए ये डिफरेंट तरीके यूज करता है। जैसे इस सेल्स को सिग्नल भेजेगा टू स्टॉप द RNA सिंथेसिस एंड टू रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस। उससे क्या होगा, वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा प्रोटीन के बिना और वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाएगा। इसके बाद जो सेल्स वायरसेस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, इंटरफेरॉन्स उसको सिग्नल देगा to undergo apoptosis। What is this apoptosis? It is a natural process जहाँ पर सेल अपने आप को ही मार देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकें। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं। वो नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को मैसेजेस भेजेंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरॉन्स। अगर इसके बाद भी अगर इन्फेक्शन किल नहीं हो पाता तब आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इनटू एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द इननेट इम्यूनिटी विच वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड नाउ दिस इज अ हैंड रिटन नोट्स ऑफ इम्यूनिटी जहां पर हमने इननेट इम्यूनिटी डिस्कस किया है। आई एम क्विकली चेंजिंग द स्लाइड्स, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नाउ इट्स अ क्विज टाइम। सो द क्वेश्चन इज, What is natural killer cell? Answer me in the comment section। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।